हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन कर रहे होंगे। तो हम लोग इंडियन जियोग्राफी समाप्त कर लिए थे और प्राचीन भारतीय इतिहास भी समाप्त हो गया है। तो उसी का हम लोग सेट डिस्कशन कर रहे थे और सेट डिस्कशन का आज तीसरा दिन है। तो चलिए देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का एक क्वेश्चन है। पूछा गया है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था उसका नाम क्या था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था और अगर बात करें हर्षवर्धन की तो वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे हर्षवर्धन। और जो हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। 611 ईस्वी में थानेश्वर की जगह इन्होंने अपनी राजधानी जो है कनौज को बनाया। और जो हर्षवर्धन के दरबार में ही 629 ईस्वी में चीनी यात्री था जिसका नाम था ह्वेनसोंग। इन्हीं के दरबार में ह्वेनसोंग आया हुआ था। और जो ह्वेनसोंग था, ह्वेनसोंग की रचना की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत को सियूकी में लिखा है। और जो हर्षवर्धन और एक शासक थे चालुक्य वंश के जिनका नाम था पुलके सिंह द्वितीय। तो हर्षवर्धन और पुलके सिंह द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर संघर्ष होता है जिसमें पुलके सिंह द्वितीय की जीत होती है और हर्षवर्धन की हार होती है। और जो हर्षवर्धन ने पूरे उत्तर भारत को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। लेकिन कश्मीर जो था, कश्मीर हर्षवर्धन के साम्राज्य में शामिल नहीं था। हर्षवर्धन के शासनकाल में मथुरा जो था सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। और हर्षवर्धन ने नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका की रचना किया है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि की अगर बात करें तो इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किया है। फिर हर्षवर्धन का निधन जो है 647 ईस्वी में हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था। तो इसका आंसर हो जाएगा ह्वेनसोंग। और एक शासक थे गुप्त वंश के जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान जो है चीनी यात्री आया था। और जो फाहियान का यात्रा वृत्तांत है उसे
फुकुची नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक कहा जाता है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके गुरु का नाम था चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से ही घनानंद को, जो नंद वंश का शासक था, उसको पराजित किए थे और नंद वंश के स्थान पर मौर्य वंश की स्थापना किए थे। एक विदेशी यात्री था जिनका नाम था प्लूटार्क। प्लूटार्क ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बड़ी सेना के साथ भारत को रौंद डाला था। फिर उसके बाद जस्टिस ने कहा है कि सिकंदर की मुलाकात जो है सिकंदर के साथ में, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मुलाकात है सिकंदर के साथ में हुआ था। और एक विदेशी यात्री था जिसका नाम था एपियानस, और एपियानस का कहना था कि 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी और सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी। जो सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार, मकरान, हेरात का जो क्षेत्र था, ये सभी क्षेत्रों को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। और इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी जो है दिया था। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी जिनका नाम था हेलेना, जिसे इतिहास में कार्नेलिया के नाम से भी जाना जाता है। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर ही मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ठीक है। और जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज ने पाटली पुत्र को पोलीब्रोथा कहकर पुकारा था। और मेगास्थनीज ने कहा कि भारत के लोग जो है लेखन कला से अवगत नहीं है। और जो प्लूटार्क था, प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंड्रोकोटस शब्द और जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस शब्द, और इन दोनों शब्दों की पहचान जो है चंद्रगुप्त मौर्य से विलियम जोन्स ने किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी में कलहन ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह कौन सा राज्य है? तो कलहन ने राजतरंगिणी की रचना किया है। और राजतरंगिणी जो है हमें कश्मीर वंश के राजवंश के विषय में जानकारी देता है। कश्मीर वंश के टोटल 3 राजवंश थे। एक था कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश।
अगर बात करें कारकोट वंश की, तो कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे। दुर्लभ वर्धन के समय में ही हवेनसंग ने कांची की यात्रा की थी, सॉरी, कश्मीर की यात्रा किया था, कश्मीर की यात्रा किया था। फिर अगला शासक जो है ललितादित्य मुक्तापीड बनते हैं, जिन्होंने कश्मीर में मारटंड मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर अगला शासक जो है जयापीड बनते हैं, जो इस वंश के अंतिम शासक थे। फिर उसके बाद था उत्पल वंश। उत्पल वंश की स्थापना जो है, उत्पल वंश की स्थापना अनंत वर्मन ने किया था। अनंत वर्मन के बाद एक महत्वाकांक्षी शासिका जिनका नाम था रानी डिगा का नाम जो है अगले शासक के रूप में मिलता है। और रानी दिघा के बाद अगला शासक जो है संग्राम राज बनता है, और संग्राम राज ही आगे चलकर उत्पल वंश के स्थान पर लोहार वंश के शासन की स्थापना करता है। संग्राम राज के बाद अगला शासक जो है अनंत राजा बनते हैं, और अनंत राजा के ही पत्नी थी सूर्यमती, जिन्होंने प्रशासन को सुधारने का काम किया था। अनंत राजा के बाद अगला शासक जो है श्रीहर्ष बनते हैं। श्रीहर्ष के समय में ही कश्मीर में अकाल पड़ता है। इन्हें कश्मीर का नीरो कहा जाता है। इनके दरबारी कवि कलहन थे। फिर अगला शासक जो है जयसिंह बनते हैं, और जयसिंह के दरबार में ही कलहन ने राजतरंगिणी की रचना किया था। तो यह था कश्मीर का राजवंश। तो राजतरंगिणी जो है कश्मीर के राजवंश के विषय में जानकारी देता है। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, तो अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क जो थे, कनिष्क राजा थे किस वंश के? तो कनिष्क जो थे कुषाण वंश के तीसरे और सबसे महान शासक जो थे कनिष्क थे। कनिष्क वंश की स्थापना जो है कुजुल कडफिसस करता है। फिर अगला शासक जो है भीम कडफिसस बनता है। भीम कडफिसस के बाद अगला यानी तीसरा और इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क बनते हैं। कनिष्क ने ही गड्डी पर बैठने के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत करता है। और जो शक संवत है, शक संवत को ही वर्तमान में भारत सरकार कैलेंडर के रूप में प्रयोग करती है। और जो शक संवत है, शक संवत कैलेंडर का पहला माह जो है, पहला महीना को चैत्र कहा जाता है, और अंतिम माह जो है उसे फाल्गुन कहा जाता है। यानी शक संवत कैलेंडर का पहला माह चैत्र और अंतिम माह फाल्गुन। और जो वासुदेव कर्ण थे, वासुदेव कर्ण कुषाण वंश के अंतिम शासक थे। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, तो अगला क्वेश्चन है कि
अशोक महान पुत्र थे, यानी अशोक जो थे किनके पुत्र थे? तो सबसे पहले हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के ही पुत्र थे बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र ही थे अशोक, यानी अशोक किनके पुत्र थे? तो बिंदुसार के। और अशोक जो है, अशोक के अगर बारे में अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले अभिलेख जारी करने वाला शासक जो है अशोक ही थे। और कलिंग युद्ध की अगर बात करें तो कलिंग युद्ध जो है अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, यानी अशोक का जो राज्याभिषेक है 269 बीसी में हुआ था। और 269 बीसी के 8वें वर्ष, यानी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 बीसी में, ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध जो है, कलिंग का युद्ध होता है। और कलिंग के युद्ध में भारी रक्तपात होता है, जिस कारण इस समय कलिंग का राजधानी तोसली था। भारी रक्तपात होने के कारण अशोक ने युद्ध नीति को त्याग करके धर्म नीति को स्वीकार करते हैं। और यानी भेरी घोष नीति के तहत नीति के बदले धर्म नीति का जो ग्रहण है अशोक करते हैं। और इसकी चर्चा जो है अशोक के चौथे बृहद शिलालेख में किया गया है कि अशोक ने भेरी घोष नीति को त्याग करके धम्म नीति को अपनाया था। अशोक के अभिलेख की अगर बात करें तो अशोक के अभिलेख की खोज जो है पाद्रेती पेंथेलर ने किया था 1750 ईस्वी में। और अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता हासिल जो है जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। और जो जेम्स प्रिंसेप थे, जेम्स प्रिंसेप ने ही अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता हासिल किया था 1837 ईस्वी में। और ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वे थे जेम्स प्रिंसेप। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा, नदी, झरना, झील, सूर्य, चंद्रमा और इसके साथ साथ शिव की भी पूजा करते थे, यानी पशुपति शिव को भी पूजा करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे पशुपति शिव की पूजा जो है दो रूप में करते थे, एक मानव रूप में और एक शिवलिंग के रूप में। एक शिवलिंग के रूप में
और जो सिंधु घाटी सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी। और जो भाव चित्रात्मक लिपि थी, दाईं से बाईं की तरफ लिखी जाती थी, दाईं से बाईं की तरफ लिखी जाती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल जो है गेहूं और जौ था। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। और इस समय पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति प्रथा जो है प्रचलित थी। और इस समय समाज की अगर बात करें तो इस समय का समाज जो था मातृ सत्तात्मक समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे लोहा से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अग्निकुंड के बारे में यानी यज्ञ के बारे में जानते थे। और अग्निकुंड का जो प्रमाण है कालीबंगा, लोथल, बनावली से मिला है। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि पुराने लिच्छवी राज्य की जो है राजधानी कहाँ थी। तो पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी की अगर बात करें तो पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी। पिछले सेट में आपको करवाए थे कि 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपद के विषय में जानकारी जो है हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय और महावस्तु जो है हमें देता है। वहीं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र देता है। 2 महाजनपद ऐसे थे जहां पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलता था। एक था वजी और दूसरा था मल्ल। बिहार में चंपा, मगध, वजी चंपा की राजधानी थी। अंग की राजधानी थी चंपा जो बिहार में था। मगध की राजधानी राजगीर, वजी की राजधानी वैशाली। ये तीनों महाजनपद जो थे बिहार में थे। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में पंचाल जिसकी राजधानी अहिच्छ छत्र, सूरसेन, मथुरा, काशी, वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी, मल्ल, कुशीनगर, चेदी, शक्तिमती। तो ये महाजनपद जो थे उत्तर प्रदेश में थे। और एक महाजनपद जो था दक्षिण भारत में स्थित था जिसका नाम था अस्मक जो महाराष्ट्र में स्थित था और इसकी राजधानी जो है पोटली थी। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में विराटनगर था। मत्स्य था जिसकी राजधानी विराटनगर थी। राजस्थान में मत्स्य था जिसकी राजधानी विराटनगर थी। मध्य प्रदेश में अवंती था जिसकी राजधानी उज्जैन थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कम्बोज था जिसकी राजधानी हाटक थी और जो कम्बोज था श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी जो पाकिस्तान में था। और एक हरियाणा में था कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और जो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था वह विश्व का प्रथम या प्राचीन गणतंत्र था। वहीं अगर बात करें विश्व के सबसे प्राचीन वैभवशाली नगर की अगर बात करें तो विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली नगर जो है पाटलिपुत्र था।
फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, तो एक प्राचीन भारतीय इतिहास का ही क्वेश्चन है। त्रिपिटक है, धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है, और त्रिपिटक की रचना जो है पाली भाषा में हुई है। एक था सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक की रचना जो है आनंद ने, विनय पिटक की रचना उपाली ने, अभिधम पिटक की रचना मोगलीपुत्तिष्ट ने। वहीं अगर बात करें ईसाई का सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ की अगर बात करें, तो ईसाई का सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ जो है बाइबिल है। इस्लाम का सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ जो है कुरान है। सिखों का सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब है। पारसी का सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ जो है जैन अवेस्ता है। जैन धर्म का कल्प सूत्र और भगवती सूत्र, और बौद्ध धर्म का त्रिपिटक। तो प्राचीन भारत के जितने भी क्वेश्चन थे इस सेट में हम लोग कर लिए हैं। और अब हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चन को देखेंगे। तो एक क्वेश्चन है कि भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो भारत की बुलबुल सरोजनी नायडू को कहा जाता है। और भारत के स्वर्ण कोकिला किसे कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को। वहीं बिहार की अगर बात करें तो बिहार की स्वर्ण कोकिला जो है शारदा सिन्हा को कहा जाता है। और जो सरोजनी नायडू है, सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी सुचेता कृपलानी थी, सुचेता कृपलानी। और संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत जो थी विजया लक्ष्मी पंडित थी। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, तो एक क्वेश्चन है कि गर्म पानी के स्रोत कहाँ है? ऑप्शन में दिए गए हैं आरा, राजगृह, रांची, वैशाली। तो गर्म पानी के स्रोत यानी कहाँ पर जल कुंड हैं जो गर्म है? तो राजगृह में, मगध की राजधानी जो राजगृह में जलकुंड है जिसका नाम है ब्रह्मकुंड। और जो ब्रह्मकुंड है, ब्रह्मकुंड बिहार का सर्वाधिक गर्म पानी वाला जलकुंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह। और राजगृह में ही एक है जिसका नाम है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड कहाँ है? तो राजगृह में, जो गर्म पानी वाला है। और मुंगेर की अगर बात करें
तो मुंगेर में है भीमकुंड। भीमकुंड। उष्ण जल कुंड कहाँ है? तो मुंगेर में। और एक है अग्निकुंड। अग्निकुंड कहाँ है? तो गया में। अग्निकुंड गया में, भीमकुंड मुंगेर में, सूर्यकुंड राजगीर में। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में अपने अक्ष पर घूम लेती है, यानी पूरे एक दिन का समय लेती है अपने अक्ष पर यानी धुरी पर घूमने में। वहीं अगर बात करें पृथ्वी के परिक्रमण काल की, अगर बात करें तो पृथ्वी का परिक्रमण काल जो है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड है। और परिक्रमण गति के कारण ही ऋतु परिवर्तन की जो घटना है होती है, और जो दिन रात की घटना है वह घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन रात की घटना, और पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन की घटना। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है, वह कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। फिर उसके बाद शुक्र, तीसरा नंबर पर पृथ्वी है। सूर्य से दूरी के आधार पर वहीं क्षेत्रफल के आधार पर सभी ग्रहों में अगर बात करें या आकार के आधार पर बात करें तो पृथ्वी का 5वां स्थान है आकार के मामले में। और जो बुध है सूर्य की परिक्रमा करने में 28 दिन लगाता है। फिर उसके बाद बुध का कोई उपग्रह नहीं है, बुध के पास अपना वायुमंडल नहीं है। और दूसरा है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है यह पृथ्वी का निकटतम और सबसे चमकीला ग्रह है। और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। भोर का तारा मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा इवनिंग स्टार शुक्र को ही कहा जाता है। और जो शुक्र है, शुक्र की आकार की अगर बात करें तो पृथ्वी के आकार के समान ही है, जिस कारण शुक्र को पृथ्वी का भगिनी या बहन कहा जाता है। और शुक्र के पास में भी कोई उपग्रह नहीं है। और जो शुक्र ग्रह है सूर्य की परिक्रमा करने में 255 दिन लगाता है। मंगल ग्रह की अगर बात करें, लेकिन उससे पहले पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। फिर उसके बाद अगर मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग जो लाल है आयरन ऑक्साइड के कारण है। और जो मंगल ग्रह है अपनी धुरी पर 24 घंटा में एक बार पूरा चक्कर लगा लेता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस जो है मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। और जो बुध है, बुध सबसे छोटा ग्रह है
और सबसे हल्का ग्रह भी है। और जो बुध है यह सौरमंडल का सर्वाधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह है। फिर अगर बृहस्पति ग्रह की अगर बात करें तो बृहस्पति जो है, जिसे जुपिटर कहा जाता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और इसके उपग्रह की अगर बात करें तो इसका उपग्रह है गैनीमेड, जो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। फिर अगर शनि की बात करें तो शनि जो है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और शनि के चारों ओर बल्ले हैं। बल्ले यानी एक कुंडली जो है चारों ओर है। किसके? तो शनि ग्रह के। और इसके वलयों की संख्या जो है 7 है, जिस कारण यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। पीले तारे के समान दिखाई देता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। वहीं वरुण का उपग्रह की अगर बात करें तो ट्राइटन जो है वरुण का उपग्रह है। और जो वरुण ग्रह है, वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष लगाता है। सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष लगाता है। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तालाब से सबसे अधिक सिंचाई जो है तमिलनाडु राज्य में होता है। नलकूप और पंपी सेट से सबसे ज्यादा सिंचाई जो है तमिलनाडु राज्य में ही होता है। और भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन जो है नहर है। अगर बात करें आगरा नहर की तो आगरा नहर को जल की प्राप्ति जो है यमुना नदी से होती है। और आगरा नहर से सिंचाई का काम जो है उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। फिर है ऊपरी गंगा और निचली गंगा। ऊपरी गंगा और निचली गंगा को जल की प्राप्ति जो है गंगा नदी से होती है। बिहार में है त्रिवेणी, सारण, त्रिहुत। और त्रिवेणी, सारण और त्रिहुत को त्रिवेणी, सारण और तिरहुत को जल की प्राप्ति जो है गंडक नदी से होती है। फिर पश्चिम बंगाल में है एडन, दुर्गापुर, मिदनापुर और तिलपाड़ा बांध की नहरें। एडन और दुर्गापुर को जल की प्राप्ति जो है दामोदर नदी से। तिलपाड़ा बांध की नहरें को जल की प्राप्ति जो है मयूरांची नदी से। मिदनापुर नहर को जल की प्राप्ति जो है कांसावती नदी से। और ये सभी नहर जो है पश्चिम बंगाल में है। फिर अगर बात करें हरियाणा की नहर की अगर बात करें तो पश्चिमी यमुना नहर और गुड़गांव नहर जो है, इनको जल की प्राप्ति जो है यमुना नदी से होती है। और पश्चिमी यमुना नहर और गुड़गांव नहर से सिंचाई का काम जो है हरियाणा राज्य में किया जाता है। पूर्वी नहर को जल की प्राप्ति जो है रावी नदी से होती है। और पूर्वी नहर का से सिंचाई का काम जो है पंजाब में किया जाता है। सरहिंद नहर, बिस्त नहर, नांगल नहर, भाखड़ा नहर को जल की प्राप्ति जो है सतलुज नदी से होती है। और सरहिंद नहर, बिस्त नहर, नांगल नहर और भाखड़ा नहर से जल की प्राप्ति जो है पंजाब राज्य को होती है। फिर अगर राजस्थान की नहर की बात करें तो राजस्थान में पार्वती नहर को जल की प्राप्ति जो है पार्वती नहर से। घग्गर नहर को जल की प्राप्ति जो है घग्गर नदी से।
एक है बीकानेर या गंग नहर को जल की प्राप्ति जो है सतलुज नदी से, और एक है इंदिरा गांधी नहर को जल की प्राप्ति जो है सतलुज और ब्यास नदी से। ये सभी राजस्थान की नहरें हैं। इन सभी नहरों से राजस्थान में सिंचाई का काम किया जाता है। और एक है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जो तेलंगाना में गोदावरी नदी पर है। तेलंगाना में गोदावरी नदी पर जो विश्व का सबसे बड़ा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। और एक है पोलावरम सिंचाई परियोजना। पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में है और गोदावरी नदी पर है। और एक है सोनी परियोजना, जो गुजरात में नर्मदा नदी पर है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना गुजरात में है। और पंबा सिंचाई परियोजना जो है केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है, तो म्यांमार हो जाएगा। इसका आंसर जो है म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार जो है भारत के साथ में 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाता है। भारत जो है सबसे अधिक सीमा, यानी भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो देश है बांग्लादेश है। और बांग्लादेश जो है भारत के साथ में 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है। वहीं दूसरा नंबर पर चीन है। चीन जो है भारत के साथ में 3488 किलोमीटर सीमा बनाता है। तीसरा नंबर पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर सीमा बनाता है भारत के साथ में। फिर उसके बाद नेपाल जो है 1751 किलोमीटर तक सीमा बनाता है भारत के साथ में। भूटान, नेपाल के बाद में म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर तक भारत के साथ में सीमा बनाता है। और जो भूटान है 699 किलोमीटर सीमा जो है साझा करता है भारत के साथ में। फिर उसके बाद है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा रेखा जो है अफगानिस्तान बनाता है भारत के साथ में। सबसे लंबी बांग्लादेश बनाता है भारत के साथ में। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थान समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे शाम है। तो पूछा गया है 6 बजे शाम यानी 6 बजे जो शाम का समय पूछा गया है, और ग्रीनविच में जो समय है 4 बज रहा है, यानी 6 बजे। जब आप देशांतर रेखा की बात करिएगा तो देशांतर रेखा के जब आप पूर्व में जाते हैं तो समय में वृद्धि होता है, और जब आप पश्चिम में जाते हैं तो समय में कमी होती है। यानी जो ग्रीनविच रेखा का समय दिए गए हैं 4 बजे, और जो 6 बजे का शाम का समय है उसके बारे में पूछा गया है कि वह कौन सा स्थान होगा। तो ग्रीनविच रेखा का जो समय है 6 बजे की तुलना में 2 घंटा पीछे दिखाया गया है। यानी 6 बजे जो है 6 बजे जो शाम का समय है वह ग्रीनविच रेखा से आगे 2 घंटा है। यानी ग्रीनविच रेखा से, यानी देशांतर रेखा का पूर्व में, पूर्व में ही तो समय में वृद्धि होता है, और देशांतर रेखा का पश्चिम में जाइएगा तो समय में कमी होता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा, यानी 2 घंटा 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 120 डिग्री में कितना मिनट होगा? तो 30 मिनट 30 डिग्री, यानी इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री पूर्व। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है भिलाई, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो सिंदरी जो है एक उर्वरक कारखाना है।
अगर बात करें लौह इस्पात संयंत्र की, अगर बात करें तो भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में किया गया था। बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से, लेकिन यह असफल रहा, जिस कारण बंगाल के सरकार ने अधिग्रहण करके इसका नाम जो है वराकर आयरन वर्क्स कर दिया। वहीं अगर बात करें भारत के प्रथम सफल लौह इस्पात संयंत्र की अगर बात करें तो भारत का प्रथम सफल लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जो 1907 ईस्वी में जमशेदपुर के साकची में जमशेद जी टाटा के द्वारा किया जाता है। और जो जिसका नाम था टिस्को यानी टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी। और जो टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी था यह स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के तट पर था। फिर अगर बात करें तो एक 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में, जिसका नाम था इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड लौह इस्पात संयंत्र। और जो बंगाल के बर्नपुर में था इंडियन आयरन लौह इस्पात संयंत्र जो था यह दामोदर नदी के तट पर था। वहीं अगर बात करें जो टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी थी, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी को कोयला की प्राप्ति जो है झारखंड के झरिया से होता था। लोहा की प्राप्ति जो है झारखंड के सिंहभूम से, ओडिशा के बादाम पहाड़ और गुरु महिसानी से। और तीसरा एक था 1923 ईस्वी में कर्नाटक के शिमोगा जिला में, जिसका नाम था विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र। और जो विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र था भद्रा नदी के तट पर था। वहीं अगर बात करें कि पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र जो पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन की मदद से किया गया। एक है भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है रूस की मदद से किया गया। और राउरकेला जो ओडिशा में था, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना जो है जर्मनी की मदद से किया गया था। वहीं तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जो झारखंड में है। और जो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में रूस की मदद से। फिर उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विशाखापट्टनम लौह इस्पात संयंत्र, सलेम लौह इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम लौह इस्पात संयंत्र जो है आंध्र प्रदेश में था। और जो सलेम लौह इस्पात संयंत्र था तमिलनाडु में था। इन दोनों की स्थापना जो है 1982 ईस्वी में किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। वहीं अगर पूछे कि भारत का पहला समुद्र तटीय लौह इस्पात संयंत्र जो है विशाखापट्टनम लौह इस्पात संयंत्र था। फिर इसके बाद अगर बात करें एल्युमिनियम कंपनी की, अगर बात करें एल्युमिनियम उद्योग की अगर बात करें तो भारत का पहला एल्युमिनियम उद्योग जो है 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट जेके नगर में किया गया था। एक था बाल्को भारत एल्युमिनियम संयंत्र,
और भारत एल्युमिनियम संयंत्र की जो स्थापना है रूस की मदद से किया गया था। भारत एल्युमिनियम संयंत्र की अगर बात करें तो इसकी स्थापना एक महाराष्ट्र के रत्नागिरी में और दूसरा था छत्तीसगढ़ के कोरबा में। फिर अगर बात करें नालको की, अगर बात करें नेशनल एल्युमिनियम संयंत्र की अगर बात करें तो नेशनल एल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना जो है फ्रांस की मदद से किया गया था। और नेशनल एल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना ओडिशा के दामनजोड़ी और अंगुल में किया गया था। फिर बाल्को की अगर बात करें तो भारत एल्युमिनियम इंडाल्को की अगर बात करें तो इंडाल्को की स्थापना जो है कनाडा की सहयोग से किया गया है। और इंडाल्को की स्थापना बिहार के मुरी, केरल के अलवाई और पश्चिम बंगाल के जेके नगर में किया गया था। फिर वहीं हिंडाल्को की स्थापना जो है अमेरिका की मदद से किया गया था भारत में। और हिंडाल्को की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश के रेनकूट में किया गया। फिर उसके बाद मालको की स्थापना मद्रास एल्युमिनियम संयंत्र, मालको की स्थापना जो है इटली की मदद से किया गया था। और जो मालको की स्थापना है इसकी स्थापना तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया था। फिर एक था वेदांता एल्युमिनियम कंपनी। वेदांता एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना जो है भारत में जर्मनी के सहयोग से किया गया था। और वेदांता एल्युमिनियम कंपनी जो है ओडिशा के झारसुगुड़ा में वेदांता एल्युमिनियम कंपनी का स्थापना किया गया था। अगर बात करें प्रथम कागज उद्योग की, अगर बात करें प्रथम कागज मिल की अगर बात करें तो भारत में प्रथम कागज मिल की स्थापना जो है 1812 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में किया गया था, लेकिन यह असफल रहा। फिर उसके बाद 1867 ईस्वी में प्रथम सफल कागज मिल का स्थापना किया गया कोलकाता के बालीगंज में। फिर अगर बात करें कि भारत का पहला अखबारी कागज मिल कौन सा था तो मध्य प्रदेश के नेपानगर जो है भारत का प्रथम अखबारी कागज मिल था। और इसकी स्थापना जो है 1947 ईस्वी में किया गया था, 1947 ईस्वी में। वहीं अगर बात करें सूती वस्त्र उद्योग की, अगर बात करें तो भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना जो है पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में 1818 ईस्वी में, लेकिन यह असफल रहा। वहीं अगर बात करें भारत के प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1854 ईस्वी में कावस जी डाबर के द्वारा मुंबई में किया गया था। और इसमें उत्पादन कार्य शुरू जो है 1856 में किया गया।
फिर अगर बात करें भारत का प्रथम रेशमी वस्त्र उद्योग की अगर बात करें तो भारत का प्रथम रेशमी वस्त्र उद्योग का स्थापना जो है 1832 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हावड़ा में किया गया। और भारत में सबसे अधिक रेशम वस्त्र का उत्पादन जो है कर्नाटक करता है। फिर अगर बात करें भारत का प्रथम जूट वस्त्र उद्योग जो है इसकी स्थापना 1855 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के रिसरा में किया गया ऑकलैंड के द्वारा। और भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल करता है। विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन जो है बांग्लादेश करता है। फिर अगर बात करें प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग की अगर बात करें तो भारत का प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग जो है इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया गया। वहीं भारत का दूसरा ऊनी वस्त्र उद्योग जो है पंजाब के धारीवाल में 1881 ईस्वी में किया गया। और भारत में सबसे अधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन जो है राजस्थान करता है। फिर अगर सीमेंट उद्योग की अगर बात करें, लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है जो तमिलनाडु में है। सीमेंट उद्योग की अगर बात करें तो भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग जो है 1904 ईस्वी में मद्रास में किया गया था, लेकिन यह असफल रहा। वहीं भारत का प्रथम सफलतम सीमेंट उद्योग की स्थापना जो है 1914 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में किया गया। अगर बात करें एससीसी एक सीमेंट कंपनी है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, इसकी स्थापना जो है 1936 ईस्वी में किया गया है। चीनी उद्योग की अगर बात करें तो भारत का प्रथम चीनी उद्योग जो है इसकी स्थापना बिहार के सारण के मरहोरा में 1904 ईस्वी में किया गया। अगर बात करें प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन जो है तमिलनाडु करता है। सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश राज्य करता है, जिस कारण उत्तर प्रदेश को चीनी का कोटोरा कहा जाता है। सबसे अधिक चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश ही करता है। भारत में सबसे अधिक चीनी मिल की अगर बात करें तो भारत में सबसे अधिक चीनी मिल जो है महाराष्ट्र में है। उर्वरक उद्योग की अगर बात करें तो भारत का प्रथम उर्वरक उद्योग जो है इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीखेत में किया गया था। वहीं अगर बात करें कि भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद स्थापित प्रथम उर्वरक कारखाना जो था झारखंड के सिंदरी में इसकी स्थापना किया गया था 1951 ईस्वी में। अगर बात करें FCIL यानी फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1961 ईस्वी में। और एक है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत खाद्य निगम की स्थापना जो है 1965 ईस्वी में किया गया है। दिया सलाई उद्योग की अगर बात करें तो भारत का प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना जो है 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि गारो जनजाति है, गारो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो गारो खासी जयंती मेघालय में निवास करने वाली जनजाति है। अगर बात करें तो आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है। और अनुसूचित जाति शब्द की अगर बात करें तो भारत के संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि अनुसूचित जातियों के लिए आर्टिकल 342 में प्रावधान किए गए हैं। अगर बात करें भारत की सबसे बड़ी जनजाति की अगर बात करें तो भील जनजाति है, जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में निवास करती है। वहीं भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश राज्य में निवास करती है। वहीं भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है संथाल है, जो झारखंड और बिहार में निवास करती है। अगर टुंडो जनजाति की बात करें तो टुंडो जनजाति जो है तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में निवास करती है। और टुंडो जनजाति में ही शिशु वध प्रथा
बहुपति प्रथा प्रचलित है। मुंडा जनजाति जो है झारखंड में मुख्यतः निवास करती है, और झारखंड के साथ साथ बिहार हो गया, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भी निवास करती है। और मुंडा जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है सरहुल त्यौहार। सरहुल त्यौहार जो है मुंडा जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है। हो जनजाति जो है झारखंड के साथ साथ बिहार में भी निवास करती है, और हो जनजाति में ही अंडी और अपोर तिरी जो विवाह की प्रथा है, अंडी और अपोर तिरी विवाह की प्रथा जो है हो जनजाति में प्रचलित है। फिर है नागा जनजाति। नागा जनजाति जो है नागालैंड में निवास करती है, और नागा जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है मिथुन त्यौहार। भोटिया या भूटिया जनजाति जो हिमालयी क्षेत्र में निवास करती है, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम, इन हिमालय क्षेत्र में भोटिया या भूटिया जनजाति जो है निवास करती है। और जो भोटिया या भूटिया जनजाति है ऋतु प्रवास जनजाति है, यह ऋतु प्रवास जनजाति है। एक है बोडो जनजाति जो असम में निवास करती है, और जो बोडो जनजाति है, बोडो जनजाति का उल्लेख जो है 6ठी अनुसूची में किया गया है। एक है मीना जनजाति जो राजस्थान में निवास करती है। बकरवाल, गुज्जर और गद्दी जनजाति जो है जम्मू कश्मीर में निवास करती है। लेप्चा मुरिया जो है सिक्किम में निवास करती है। थारू, बुक्सा, जौनसारी और राजी जनजाति जो है उत्तराखंड राज्य में निवास करती है। खेरवार, गरसिया, बुक्सा, जौनसारी, पतरी जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में निवास करती है। हो, उराव, कोल, गोंड, संथाल, ये जनजाति जो है बिहार और झारखंड में पाई जाती है। अंगामी जनजाति जो है नागालैंड में पाई जाती है। गारो, खासी, जयंतिया जो है मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति है। डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओंजे, जारवा, सोमपेन जनजाति। आंध्र प्रदेश में चेचू, बंजारा, लंबाडा जनजाति। कर्नाटक में इरूला, पनियन, मोपला जनजाति। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की, यह लंबाई कितनी है? तो पिछले यानी शायद पहले दिन का जो डिस्कशन था, यानी पहला जो सेट का डिस्कशन था, उसी में बताए थे कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई की अगर बात करें तो भारत में इसकी लंबाई जो है 916 किलोमीटर है। अगर बात करें सिंधु नदी की तो सिंधु नदी की लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है, और भारत में इसकी लंबाई जो है सिंधु नदी की 1114 किलोमीटर है। और जो सिंधु नदी है सिंधी खमान हिमनद से निकलती है, सिंधी खमान हिमनद से निकलती है। यानी क्वेश्चन जो पूछा गया है कि 2900 यानी ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई 2900 है, उतनी ही लंबाई की कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है बराबर है। सिंधु नदी की अगर बात करें तो सिंधु नदी जो है पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, यानी हिमालय के निर्माण के पूर्व से बहने वाली नदी है। सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। सिंधु जल समझौता जो है 1960 ईस्वी में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। सिंधु नदी के जल को लेकर जो समझौता हुआ 1960 ईस्वी में, इसमें कहा गया है कि सिंधु, झेलम, चिनाब नदी का जल जो है उसका प्रयोग पाकिस्तान करेगा। यानी इस समझौता में कहा गया है कि 20% ही सिंधु नदी के जल का प्रयोग जो है भारत करेगा, और 80% जल का प्रयोग जो है पाकिस्तान करेगा। वहीं भारत जो है रावी, ब्यास और सतलज नदी के जल का प्रयोग करेगा। अगर बात करें सिंधु नदी की तो सिंधु नदी जो है सिंधी खमान हिमनद से निकलती है और दमचेक से भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की सहायक नदी है एक श्योक नदी, और लेह जो है सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। और जो इस्लामाबाद है पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। फिर दूसरा है झेलम नदी। झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर के
शेषनाग झील से निकलती हैं। उलर झील जो है उलर झील जो है झेलम नदी के तट पर ही स्थित है। श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर ही स्थित है। और झेलम नदी के तट पर ही पाकिस्तान में मंगला डैम स्थित है। फिर अगर बात करें चिनाब नदी की, अगर बात करें तो चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी की दो शाखा, एक चंद्रा और भांगा, हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लचीदरा से निकलता है। और ये दोनों नदी जो है कैलांगे के समीप आपस में मिलती हैं। फिर आगे चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है। और चिनाब नदी जो है पाकिस्तान में जाकर झेलम नदी से मिल जाती है। फिर उसके बाद है रावी नदी। और रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। रावी नदी के तट पर ही लाहौर स्थित है। रावी के बाद है ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है ब्यास कुंड से निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश में है। और ब्यास नदी जो है, ब्यास नदी केवल भारत में बहती है। ब्यास नदी जो है केवल भारत में बहने वाली नदी है। यानी पूछा जाता है कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी है जो केवल भारत में बहती है, तो ब्यास नदी। ब्यास नदी। और ब्यास नदी जो है पंजाब में हरिके बैराज के समीप सतलुज नदी से मिल जाती है, जहाँ पर ब्यास नदी और सतलुज नदी मिलती है, वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। अगर बात करें सतलुज नदी की, अगर बात करें तो सतलुज नदी जो है मानसरोवर झील के राक्षस ताल झील से निकलती है। और यह भारत में सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। भारत में सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। सतलुज नदी से ही ब्यास नदी जो है पंजाब के हरिके बैराज के समीप मिलती है। और जितनी भी, जैसे रावी नदी हो गया, चिनाब, झेलम, ये सभी नदी जो है सतलुज नदी से ही मिल जाती है। और आगे जो है सतलुज नदी बहती है। और जो सतलुज नदी है पाकिस्तान में मिठानकोट के समीप सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी की से मिल जाती है। और अगर बात करें सतलुज नदी की, अगर बात करें तो सतलुज नदी की कुल लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई जो है 1050 किलोमीटर है। दोआब की अगर बात करें तो दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ मैदान होता है उसी को दोआब कहा जाता है। झेलम और चिनाब नदी के बीच में चज दोआब, चिनाब और रावी के बीच में रचना दोआब, रावी और ब्यास के बीच में बारी दोआब, ब्यास और सतलुज के बीच में बिस्त दोआब है। अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गौमुख हिमानी से भागीरथी निकलती है। और बद्रीनाथ के शक्तोपथ हिमानी से अलकनंदा। और ये दोनों नदी भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है देवप्रयाग में, उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं। फिर आगे जो शाखा बहती है उसी को गंगा नदी कहा जाता है। और गंगा नदी जो है उत्तराखंड के हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। और उत्तर प्रदेश में यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बिहार में बक्सर जिला से प्रवेश करती हैं। और बिहार से बाहर जो है कटिहार से निकलती हैं। कटिहार से निकलने के बाद पश्चिम बंगाल में इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और यानी पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी है दो भागों में बढ़ जाती है, एक पूरब की ओर बहती है और एक दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी को हुगली कहा जाता है। और जो पूरब की ओर बहती है उसे भागीरथी कहा जाता है। भागीरथी ही बांग्लादेश में जाकर पद्मा से मिल जाती है। पद्मा आगे चलकर भागीरथी को ही बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और पद्मा ही आगे चलकर मेघना से मिल जाती है। और मेघना नाम से ही अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो गंगा नदी को उत्तराखंड में भागीरथी नाम से जाना जाता है। और पश्चिम बंगाल में भी गंगा नदी को भागीरथी नदी के नाम से ही जाना जाता है। अगर प्रयाग की बात करें तो टोटल 5 प्रयाग हैं। एक है जब धौली गंगा
अलकनंदा नदी से निकलती है, सॉरी, जब धौलीगंगा नदी अलकनंदा नदी से मिलती है तो विष्णुप्रयाग का निर्माण होता है, और नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो नंदप्रयाग का निर्माण होता है, और पिंडार नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो कर्णप्रयाग का निर्माण होता है। मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है, और भागीरथी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो देवप्रयाग का निर्माण होता है, देवप्रयाग का निर्माण होता है। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को, इवनिंग स्टार भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यानी भोर का तारा और सांझ का तारा, भोर का तारा और सांझ का तारा, शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी का भगनी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें अगला पूछा गया है कि भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऊनी वस्त्रों का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है राजस्थान करता है, और जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है भारत में पश्चिम बंगाल करता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन है कि सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाता है, तो ओजोन परत जो है, ओजोन परत यानी जिसे CO3 कहा जाता, सॉरी O3 कहा जाता है, जिसे O3 कहा जाता है, ओजोन परत को ही O3 कहा जाता है, जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में है। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सलेट रूपांतरिक रूप है, तो सलेट जो है सेल का रूपांतरिक रूप है, और सेल जो है एक अवसादी चट्टान है, सेल का रूपांतरिक रूप जो है। बलुआ पत्थर भी जो है एक अवसादी चट्टान है, चूना पत्थर भी जो है एक अवसादी चट्टान है, और बलुआ पत्थर का रूपांतरिक रूप जो है क्वार्टजाइट है, सेल का रूपांतरिक रूप जो है सलेट है, और चूना पत्थर का रूपांतरिक रूप जो है संगमरमर है। ग्रेनाइट जो है एक आग्नेय चट्टान है, और ग्रेनाइट का रूपांतरिक या क्यांतरिक रूप जो है नीस है। बेसाल्ट जो है एक आग्नेय चट्टान है, और बेसाल्ट का रूपांतरिक या क्यांतरिक रूप जो है शिस्ट है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन है, तो बिहार की द्वितीय राजभाषा जो है उर्दू है, वहीं बिहार की प्रथम राजभाषा जो है हिंदी है। बिहार का राजकीय वृक्ष जो है पीपल है, बिहार का राजकीय पशु जो है बैल है, लेकिन 2013 से पहले रीछ था। और राजकीय पक्षी की अगर बात करें तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है गोरैया है, पहले नीलकंठ नकता था। बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है।
बिहार की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में उड़ीसा सहित हुआ था। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी जो है विलुप्त है? तो मोआ पक्षी जो है न्यूजीलैंड का एक विलुप्त पक्षी है। वही न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी जो है कीवी है। 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 8 मार्च को मनाया जाता है तो विश्व महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को, राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस जो है 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। और 2026 की थीम है विश्व रेडियो दिवस की रेडियो एंड एआई, यानी रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस। 26 नवंबर को संविधान दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। तो इसमें अगर प्रमुख की बात करें तो मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यह प्रमुख है। संविधान दिवस 26 नवंबर। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को। अगर 2026 के थीम की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका थीम जो है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस। इसका थीम था विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। इसका थीम था इंस्पायर्ड बाय नेचर
फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। विश्व पर्यावरण का दिवस का थीम था विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम जो है मेडिसिनल एंड अरोमेटिक प्लांट्स इसका थीम था। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम जो है वाटर एंड जेंडर था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम जो है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज इसका थीम था। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है। जब आपको कागज उद्योग के बारे में बता रहे थे तो कागज उद्योग में बताए थे कि भारत का प्रथम अखबारी कागज मिल जो है मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है, जिसकी स्थापना जो है 1947 ईस्वी में किया गया था। तो मध्य प्रदेश के नेपा नगर में क्या है, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री। टीटागढ़ जो है पश्चिम बंगाल में है। टीटागढ़ कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। और भारत का सबसे पहली कागज मिल जो है 1832 ईस्वी में स्थापना किया गया था पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में, लेकिन यह असफल रहा। वहीं भारत का पहला सफल कारखाना जो है कागज मिल का 1800 सड़सठ ईस्वी में 1867 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कोलकाता के बालीगंज में प्रथम कागज मिल जो है 1812 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर, और जो असफल रहा है वहीं प्रथम सफल कागज मिल जो है 1867 ईस्वी में कोलकाता के बालीगंज में। और भारत का पहला अखबारी कागज मिल जो है मध्य प्रदेश के नेपा नगर में, जिसकी स्थापना जो है 1947 ईस्वी में किया गया था। तो जो तीसरा सेट था उसमें जितना भी प्राचीन भारतीय इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया था, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।